नेशनलिज्म इन इंडिया में हम एक एक पॉइंट देखेंगे। 1917 का सबसे इम्पोर्टेंट जो मूवमेंट है वो है चंपारण। देखो इंडिपेंडेंस के लिए बहुत से मूवमेंट चलाए गए थे, उसमें सबसे मेन रोल किसका था? गांधी का। क्योंकि गांधी जी जब इंडिया वापस आते, कब वापस आते हैं? 1915 में जब गांधी जी इंडिया आते हैं तो 16 में साबरमती बनाते हैं और 17 से मूवमेंट धीरे धीरे वो स्टार्ट करते हैं। तो 17 में जो पहला मूवमेंट स्टार्ट किया उन्होंने क्या नाम दिया उसको? चंपारण। अच्छा, चंपारण मूवमेंट जो है ये गांधी जी ने स्टार्ट नहीं किया। इस मूवमेंट में गांधी जी का इम्पोर्टेंट रोल है, पर ये गांधी जी ने स्टार्ट नहीं किया था। ये मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ था? चंपारण मूवमेंट का सीधा सा रिलेशन नील से। जब आप नील कपड़ों में डालते हैं तो नील की खेती होती थी इंडिया में। जानते हैं क्या होती थी? नील की खेती होती थी एग्रीकल्चर के तौर पे। और कौन करवा रहा था ये खेती? ब्रिटिशर्स करवा रहे थे। अब देखो नील की खेती जो इंडिया में हो रही थी कौन करा रहे थे? ब्रिटिशर्स करा रहे थे। और ये क्या कर रहे थे? प्रोडक्शन जो हो रहा था उसको बेच रहे थे इंटरनेशनल मार्केट में। इंटरनेशनल मार्केट में काफी अच्छे दामों पर इसको बेच रहे थे। लेकिन सबसे बुरी कंडीशन इंडियन फार्मर्स की, फार्मर्स को कोई अच्छा प्रॉफिट नहीं हो रहा था। वजह क्या थी? देखो जब स्टार्ट में इन्होंने नील की खेती करवाना शुरू किया इंडियन फार्मर्स से, तो स्टार्ट में तो ट्रेडर्स थे, व्यापार करने के लिए आए थे, तो उन्होंने बहुत अच्छे से हमसे बिहेव किया कि हम इतना प्रॉफिट आपको देंगे, इतना परसेंटेज देंगे। लेकिन धीरे धीरे जब ये रूल करने लगे, ये गवर्नमेंट में आ गए, तो इन्होंने क्या किया? ये सब चीजें किनारे कर दी और सारा प्रॉफिट खुद लेना शुरू कर दिया। एक और बहुत बड़ी वजह है, 1915 में जर्मन ने आर्टिफिशियल नील बना दी। 1915 में जर्मन ने क्या किया? आर्टिफिशियल नील बना दी। जब जर्मन ने आर्टिफिशियल नील बना दी तो आर्टिफिशियल नील काफी सस्ती थी। अगर इस नील से मैं कंपैरिजन करूं तो जर्मन की जो नील थी वो काफी ज्यादा सस्ती थी। तो इंटरनेशनल मार्केट में किस नील की सबसे ज्यादा डिमांड होगी? जर्मन, क्योंकि जर्मन का कॉस्ट कम है और ब्रिटिश नील का कॉस्ट ज्यादा है। तो इसका इफेक्ट सीधे किस पे पड़ा? इंडियन फार्मर्स पे पड़ा कि इनको अब कोई भी प्रॉफिट का नाम नहीं मिल रहा था और खेती काफी ज्यादा कॉस्टली हो रही थी। काफी ज्यादा कॉस्टली खेती होने की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है कि एक तो इंडियन फार्मर्स अपने पास से लगा रहे थे, जो भी पैसा लगा रहे थे, और उनको कोई प्रॉफिट भी नहीं मिल रहा था। और ब्रिटिशर्स को भी उसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता, जो प्रॉफिट हो रहा था वो इंडियन फार्मर को नहीं दे रहे थे। तो अब मूवमेंट कुछ होगा, कुछ अब इतना ज्यादा जब फार्मर्स के ऊपर परेशानी हो रही है, इतना ज़्यादा उन पे प्रेशर बनाया जा रहा है कि आपको खेती करनी है, एग्रीकल्चर करना है, लेकिन आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो इसका सीधा असर क्या देखने को मिलेगा? मूवमेंट करेंगे। तो चंपारण एक जगह है, एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, जहाँ से मूवमेंट स्टार्ट किया। इसीलिए इसे क्या कहा गया? चंपारण सत्याग्रह। एक चीज याद रखना, गांधी ने और इंडिया में सत्याग्रह वर्ड सबसे पहली बार कब यूज हुआ है? 1970 में चंपारण के साथ सत्याग्रह वर्ड। और इंडिया में सत्याग्रह वर्ड, सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य का आग्रह करना, यानी सत्य की तरफ चलना, जुट की तरफ चलना। तो ये किसका ये वर्ड किसने दिया? गांधी जी ने दिया। सबसे पहली बार सत्याग्रह वर्ड कहाँ यूज किया गया? साउथ अफ्रीका में। वेरी गुड। साउथ अफ्रीका में जो गांधी जी ने मूवमेंट किया था उसमें सत्याग्रह वर्ड सबसे पहली बार यूज किया गया। और यही 1917 में फर्स्ट टाइम इंडिया में सत्याग्रह मूवमेंट में सत्याग्रह वर्ड यूज किया गया। क्लियर? क्या है? गांधी जी को इसमें बुलाया जाता है, कहाँ? चंपारण में। क्योंकि चंपारण में फार्मर्स ने क्या कर दिया है? एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। और उस मूवमेंट में उन्होंने क्या कहा है कि हम एग्रीकल्चर खेती नहीं करें। किसकी? नील की खेती हम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो जब नील की खेती वो नहीं करेंगे तो उन्होंने वहाँ के ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्या किया? मूवमेंट किया। तो इसमें किसको बुलाया जा रहा है? गांधी जी को। क्यों बुलाया गया? क्योंकि गांधी जी अफ्रीका में बहुत अच्छा सक्सेसफुल मूवमेंट चला के आए हैं। तो चंपारण की तरफ से लोग आए और गांधी जी को उन्होंने कहा कि गांधी जी आप आइए और हमारे यहाँ का मूवमेंट संभालिए। लेकिन गांधी जी ने पहले किसको भेजा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भेजा कि वो जाए वहाँ पे रिपोर्ट देखें, तय करें कि क्या वहाँ के फार्मर्स की कंडीशन बहुत खराब है। तो गांधी जी के कहने पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चंपारण जाते हैं, वहाँ रिपोर्ट तैयार करते हैं और रिपोर्ट में कंडीशन बहुत ज्यादा फार्मर्स की खराब दिखाई जाती है। जब गांधी जी को ये बात पता चलती है तो गांधी जी वहाँ जाते हैं और गांधी जी उस चंपारण मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। जब गांधी जी चंपारण मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको मोतिहारी कोर्ट में पेश किया जाता है। इंडिया में गांधी जी सबसे पहली बार कब कोर्ट में पेश हुए? 1917 चंपारण मोतिहारी कोर्ट में जब पेश किया जाता है तो जो कलेक्टर होता है उसके सामने गांधी जी अपनी पूरी
रिपोर्ट रखते हैं जिस रिपोर्ट में दिखाया जाता है कि वहाँ के फार्मर्स की कंडीशन बहुत खराब है, तो उसी टाइम पे ये तय किया जाता है कि 3 कथिया सिस्टम क्या कहता है कि 3 हिस्सा अंग्रेजों का और 1 हिस्सा इंडियंस का था। ये 3 कथिया सिस्टम क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। नील की मजदूरी और नील की खेती के लिए कोई ज्यादा प्रेशर अब नहीं दिया जाए। तो ये मूवमेंट सक्सेसफुल रहा क्योंकि गांधी जी ने जो मांग रखी वो मांग पूरी हो गई। अब 1917 के बाद एक मूवमेंट चला 1918 मेल वर्कर्स मूवमेंट। मेल वर्कर मूवमेंट, ये वर्कर मूवमेंट जो था ये कहाँ के वर्कर्स ने स्टार्ट किया? वेरी गुड, अहमदाबाद के वर्कर्स ने क्यों स्टार्ट किया? कॉटन मिल सबसे ज्यादा कहाँ थी? सूरत, अहमदाबाद, यहाँ सबसे ज्यादा कॉटन की मिल्स थी ना। तो यहाँ के वर्कर्स ने ये मूवमेंट क्यों स्टार्ट किया? ये मूवमेंट का मैटर था बोनस का। इस मूवमेंट का सबसे मेन इंपॉर्टेंट मैटर क्या था? बोनस का क्या मैटर था? देखो 1918 में ये मूवमेंट जब स्टार्ट किया गया उससे कुछ टाइम पहले प्लेग नाम की एक बीमारी आई थी। क्या आप जानते हैं? जैसे अभी कोविड आया था कुछ टाइम पहले, तो वैसे ही प्लेग नाम की बीमारी आई थी, हाँ, जो चूहों से होती थी और इसमें बहुत ज्यादा लोगों की मौत हो रही थी। अच्छा, आपने कोविड में एक चीज देखी थी कि लोग शहरों से कहाँ भाग रहे थे? गांव की तरफ भाग रहे थे ना। जितने बड़ी सिटीज थी, दिल्ली, मुंबई, सब छोड़ के लोग गांव की तरफ जा रहे थे। तो बिल्कुल यही होता है 1980 के पहले की जो कंडीशन रहती है कि जितने भी लोग थे वर्कर्स, वो सब कहाँ भाग रहे थे? गांव की प्लेग बीमारी की वजह से वो कहाँ भाग रहे थे? जब वो गांव की तरफ भाग रहे थे तो हमें सीधे से देखने को मिलता है कि उनके जो मिल मालिक है उनके पास क्या नहीं है? वर्कर नहीं है। अब सीधी बात है ना, बिल्कुल वर्कर नहीं है तो कहाँ से काम करेंगे? मिल मालिक तो काम करेंगे नहीं और उनको लॉस होगा क्योंकि मार्केट में डिमांड तो है उनके प्रोडक्ट की, लेकिन वर्कर काम नहीं कर रहे। तो इस कंडीशन में उन्होंने क्या किया? लालच की, पैसे की, और पैसे की लालच क्या? बोनस। उन्होंने मिल वर्कर्स को क्या दिया? बोनस दिया। और उन्होंने ये कहा कि हम आपको इतना परसेंट बोनस देते हैं, 100% का बोनस दे रहे हैं हम आपको, और उस बोनस के एवज में आपको क्या करना है? काम करना है। उस बोनस के तौर पे आपको मिल में रुकना है और यहाँ पे काम करना है। तो अब भाई पैसे की लालच में वर्कर्स क्या हो गए? रुक गए और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। कुछ टाइम के बाद प्लेग चला गया। जब प्लेग चला गया तो मिल वर्कर के जो मालिक थे उन्होंने क्या किया? बोनस देना बंद कर दिया। जब बोनस देना बंद कर दिया, देखो यही वो टाइम पीरियड है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है। 1919 में ट्रेडी साइन होती है, वर्साइल ट्रेडी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा है, तो यही टाइम है ना लगभग। तो ये टाइम पे सोचो पूरी दुनिया में महंगाई बहुत ज्यादा थी। तो जब बोनस खत्म हो गया तो वर्कर्स को तो बहुत प्रॉब्लम हो गई कि बोनस क्या हो गया? खत्म हो गया। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि बोनस को कोई और नाम दे दें। जो आप प्लेग बोनस के नाम से हमें दे रहे थे, प्लेग बोनस को कोई और नाम दे दिए, इसे 50% करके हमें दें। लेकिन मालिक नहीं तैयार थे। जो वहाँ के इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के जो ओनर थे उन्होंने कहा कि हम ऐसा कोई बोनस नहीं देंगे। तो इन लोगों ने क्या कर दी? मूवमेंट कर दिया, हड़ताल कर दी, मिल में काम करना छोड़ दिया। तो अब वहाँ के जो ओनर थे, मिल मालिकों के जो मिल मालिक थे, उन्होंने बाहर से वर्कर्स बुलाना शुरू कर दिया। तो अब इनकी कंडीशन क्या हो गई? खराब हो गई। अब तो भाई इन्होंने जो मूवमेंट किया, इनको जॉब भी नहीं है और बाहर से आने वालों को क्या मिल रहा है? एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो ये तो बेरोजगार हो गए ना, इनके पास तो कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं। तो इन्होंने क्या किया? गांधी जी को चिट्ठी लिखी। वजह 1917 का चंपारण, गांधी जी ने उसको सक्सेसफुल किया। तो अब हर की नजर किधर है? गांधी पे। अब भाई कोई जिसने इतना बड़ा मूवमेंट सक्सेसफुल कर लिया उसकी नजर कहाँ है? गांधी पे। तो गांधी को इन्होंने लेटर लिखा, गांधी आए वहाँ पे और गांधी ने ये तय किया कि हम बात करते हैं वहाँ के ओनर से। जब ओनर से उन्होंने बात की तो कुछ टाइम तक तो बात क्लियर नहीं हो पाई क्योंकि इन लोगों का कहना था कि 50% बोनस चाहिए और वो 20% बोनस देने को तैयार थे। कौन? ओनर ने कहा हम 20% बोनस देंगे, लेकिन ये किस पे अड़े रहे? वर्कर्स ने कहा मुझे 50% चाहिए और ओनर कह रहे हैं हम आपको कितना देंगे? 20% देंगे। अब इसमें गांधी जी की जब एंट्री होती है तो गांधी जी कहते हैं कि हम इसको संभालते हैं, गांधी जी बात करते हैं, लेकिन मामला तय नहीं हो पाता। और फिर क्या होता है? देखो इनके पास जॉब नहीं थी, इनके पास वर्कर्स के पास, ये वापस धीरे धीरे काम पे जाने लगे। अब तो ये तो गांधी जी का नुकसान हो गया ना कि इन्होंने मूवमेंट चलाया। तो गांधी जी क्या करते हैं? भूख हड़ताल कर देते हैं, भूखे बैठ जाते हैं, कहते हैं कि हम खाना तब तक नहीं खाएंगे जब तक सारे वर्कर्स मेरी तरफ नहीं आएंगे, मूवमेंट नहीं करेंगे। तो भाई अब गांधी जी भूख पे हड़ताल बैठे तो क्या किया? सारे वर्कर्स गांधी जी की तरफ वापस आ गए। तो मैटर जो तय हुआ वो 33 बोनस पे तय हुआ। 33% बोनस पे मैटर दोनों तरफ से तय हुआ। महंगाई को देखते हुए, उनके बच्चों के एजुकेशन को देखते हुए, खाने पीने को देखते हुए 33% पे मैटर क्लियर हो गया कि 33% बोनस ओनर वर्कर्स को पे करेंगे। ये मामला क्लियर हो गया, ये भी सक्सेसफुल रहा।
अब गांधी जी की जो पॉपुलैरिटी थी वो धीरे धीरे क्या हो गई, बढ़ती गई। अब गांधी जी पूरे इंडिया में फेमस होते थे, पॉपुलर हो गया कि भाई गांधी नाम का एक बंदा है जो कहाँ से आया है, अफ्रीका से इतना बड़ा सक्सेस मूवमेंट करके आया, उसने चंपारण सक्सेस किया, चंपारण सक्सेस करने के बाद मिलकर के सक्सेस किया, तो पॉपुलर होते गए, पॉपुलैरिटी इनकी धीरे धीरे बढ़ती गई। तो अब हर की नजर किस पे थी, गांधी पे। अब इस मूवमेंट के बाद क्या किया, 1919 में कुछ हुआ, 1919 में रॉलेट एक्ट आया। देखो इसमें 1919 बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। ट्रेडी साइन हुई कहाँ पे, वर्सराय ट्रेडी, जिसमें तय किया गया कि जर्मनी ने सारी गलती की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वो अलग टॉपिक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को सारी गलतियां ब्लेम कर दी गई कि सारा डेब्ट कौन भरेगा, जर्मनी भरेगा, वो वर्सराय ट्रेडी थी। इसी 1919 में इंडिया में भी बहुत कुछ हुआ। इंडिया में क्या हुआ, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट भी कहा गया। रॉलेट एक्ट को क्यों ब्लैक एक्ट कहा गया, क्योंकि ये ऐसा एक्ट था जिसमें कहा गया कि कोई भी इंडियन अगर किसी कोई मूवमेंट में पार्टिसिपेट करता है तो ना तो उनका कोई मुकदमा चलेगा, ना कोई लॉयर होगा, ना कोई जज की सुनवाई करेगा, सीधे उनको सजा। हाँ, इंडियंस के खिलाफ ये मूवमेंट, ये एक्ट था ना, एकदम अगेंस्ट था कि कोई सुनवाई नहीं, कोई जस्टिस नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधे आप बस किसी मूवमेंट में पार्टिसिपेट आपने किया, आपने भले एकदम नॉन वायलेंस किया, आपने किसी मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, आपको क्या कर दिया जाएगा, सजा। कोई मुकदमा, कोई सुनवाई, कोई जज, कोई अदालत नहीं लगाई जाएगी। तो ये हाँ, तो ये ब्लैक एक्ट था ना, ये बिल्कुल गलत था। पता नहीं उसने वो क्राइम किया है या नहीं किया, जबरदस्ती बिना मुकदमे बिना केस के आप कैसे सजा दे सकते हैं, ये तो जस्टिस नहीं है। फिर इसके साथ आगे क्या होता है, जलियांवाला 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल को 1919 में क्या हो रहा है, जलियांवाला बाग हो रहा है। कहाँ हो रहा है, अमृतसर, पंजाब में अमृतसर में जलियांवाला बाग का केस हो रहा है। अब वहाँ पे दो सबसे मेन लीडर्स, अब ये दो मेन लीडर्स हैं, लेकिन जो जलियांवाला बाग की मीटिंग थी वो बैसाखी का दिन होता है और उसमें सबसे ज्यादा बुजुर्ग, बच्चे और औरतें थी, यूथ उसमें बहुत कम था और वो आर्मलेस थी, मतलब बिना हथियार वाली 73 लोगों की मीटिंग चल रही थी, जिसमें जनरल डायर क्या करता है, फायरिंग करने को ऑर्डर देता है। शाम 5:30 बजे 13 अप्रैल का 5:30 बजे का ये केस रहता है, इंसिडेंट रहता है। हाँ, 303 बुलेट से फायर की जाती है। हमें आज़ादी बहुत आसानी से बिल्कुल नहीं मिली। 303 बुलेट जिससे फायर की जाती है और 16 राउंड फायरिंग की जाती है, जनरल डायर करवाता है। वो फायर ऐसी होती बेटा कि एक बुलेट अगर अंदर जाती थी तो जैसे बोन को तुम्हारे पूरा अंदर घूमने के बाद फिर वो बाहर निकलती थी, पूरा होल हो जाता था बोन में, इतनी ज्यादा वो हार्ड बुलेट होती थी। और उस बुलेट से बच्चों पे, औरतों पे, बुजुर्गों पे क्या की जा रही थी, फायरिंग। और उसमें मेन कौन था, डायर, जो ऑर्डर दे रहा था कि 16 राउंड फायरिंग हो रही। मतलब एक अगर आर्मी आगे वाली हटती तो फिर दूसरी लग जाती है। ये अगर इनको लोडिंग करनी होती थी ना, वो जो बुलेट आपकी जो बंदूक होती थी उसमें बुलेट्स लोड करनी होती, तो लोड करने में टाइम लगता था। तो आगे वाले जब तक फायर करते पीछे वाले लोड करते, फिर पीछे वाले आगे जाके फायर करते तो आगे वाले पीछे आके लोड करते, मतलब बिल्कुल टाइम नहीं दिया गया। अब इस रॉलेट एक्ट के बाद जो जलियांवाला बाग का केस हुआ उसमें कई लोग मारे गए, बहुत से लोग मारे गए और पूरे इंडिया में एक मूवमेंट के तौर पे चला कि बिल्कुल क्या हुआ है, गलत हुआ है। बड़े बड़े लोगों ने जो उनको अवार्ड्स मिले थे वो सब क्या करने लगे, वापस करने लगे। डॉक्टर कह रही मैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया, अपना सर उनको एक अवार्ड, सर की उपाधि दी जाती है ना, उनके नाम के आगे सर लगा। हाँ, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया, उसको वापस कर दिया। और जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने उसको वापस कर दिया, इस तरह बहुत से लोगों ने अपने अपने अवार्ड्स क्या करने लगे, वापस करने लगे। तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना, तो उसने क्या बना दी, बस एक नाम की हंटर कमेटी बैठा दी, जिस कमेटी ने क्या कहा कि डायर ने गलत किया, इसे ट्रांसफर कर देना चाहिए इंडिया से इंग्लैंड उसका ट्रांसफर, फिर काफी अच्छी पोस्ट उसको इंग्लैंड में। ये सिर्फ इंडिया में नाम के दिखाने के लिए हंटर कमेटी बनाई, जबकि मैम वो जबकि डायर ने बिल्कुल गलत किया था ना, उसने 73 लोगों पे गोलियां चलाई। वो सामने से तो कोई वायलेंस नहीं कर रहे थे, आर्मी पे कोई हमला नहीं कर रहे थे, लेकिन डायर ने बस वहाँ पे क्या कर दिया, हाँ, वहाँ पे एक ब्रिज बैकाल जो बैंकर थे वो आके एक नज्म पढ़ रहे थे जिसका नाम था फरियाद नाम के एक नज्म पढ़ रहे थे जो इंडिया से रिलेटेड था कि हमें अब फरियाद मतलब है अपनी बात रखना।
तो वो एक अच्छी सी नजर पड़ रहे थे और वहाँ पे सिर्फ एक नॉर्मल मीटिंग चल रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। लेकिन डायर ने वहाँ पे क्या कर दिया, फायरिंग का ऑर्डर दे दिया और बहुत से लोगों की वहाँ पे मौत। इसमें गोरखा बटालियन, हाँ, इसमें बटालियंस भी कई सारे। अब इसके बाद 1919 में एक और केस हुआ, एक बहुत बड़ा मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट। क्या हुआ है? खिलाफत मूवमेंट हुआ है, जिसके मेन लीडर अली ब्रदर्स। खिलाफत मूवमेंट में मेन लीडर कौन थे? अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली और शौकत अली। यही मोहम्मद अली जिन्ना आगे चल के क्या बने हैं? फादर ऑफ पाकिस्तान। जो जैसे हम इंडिया कह सकते हैं ना, गांधी जी फादर ऑफ नेशन कौन है? हमारे गांधी जी। तो फादर ऑफ नेशन जो पाकिस्तान के वो कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये दो ब्रदर्स, अली ब्रदर्स कहते हैं। अली ब्रदर्स जिन्होंने इंडिया में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया। अब देखो खिलाफत मूवमेंट की क्या वजह थी, खिलाफत मूवमेंट क्यों स्टार्ट किया गया? 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो ऑटोमन एम्पायर की बहुत ज्यादा जमीन ब्रिटिशर्स के हाथ में चली गई, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर हार गया था। तो जब ऑटोमन एम्पायर की बहुत ज्यादा जमीन ब्रिटिशर्स के हाथ में चली गई तो सीधा सा मैटर है, मस्जिद में तो गई होगी बहुत सी, तो बहुत सी मस्जिदें ब्रिटिशर्स के हाथ में चली गई। इंडिया में किसका रूल चल रहा था? ब्रिटिशर्स का। तो इंडिया में भी कोई मूवमेंट होना चाहिए था। तो यहाँ के मुसलमानों के साथ मिलके अली ब्रदर्स ने खिलाफत नाम का एक मूवमेंट चलाया। अब इसमें एंट्री किसकी हुई? गांधी जी की। प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? गांधी जी को। जब गांधी जी इसमें प्रेसिडेंट बने तो गांधी जी ने अपना गुजराती दिमाग लगाया। गुजराती दिमाग बहुत तेज होता है ना, तो गांधी जी ने, और वो वैसे भी पॉलिटिक्स में काफी कुछ कर चुके थे, दो मूवमेंट सक्सेसफुल था, तो उन्होंने कहा कि इस मूवमेंट को और बड़ा किया जाए, इसमें हिंदुओं को भी जोड़ा जाए। तो उन्होंने खिलाफत को फटाक से चेंज करके क्या बना दिया? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बना दिया, जिस मूवमेंट में कौन जुड़ गया? हिंदू भी जुड़ गए। खिलाफत मूवमेंट चेंज हो गया ना, खिलाफत मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन यानी असहयोग आंदोलन बदल गया। अब असहयोग आंदोलन में क्या कहा गया कि जितने भी गवर्नमेंट जॉब में हो, गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ रहे हो, स्कूल्स में पढ़ रहे हो, सब छोड़ दो, क्योंकि गांधी जी का कहना था कि हम ही इनका साथ दे रहे हैं और अगर हम ही पीछे हट जाएंगे तो ये सरकार कैसे चलाएंगे? तो ये टूट जाएंगे ना। तो ये असहयोग नाम का यानी नॉन कोऑपरेशन नाम का मूवमेंट गांधी जी ने चलाया और उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि जितने भी जॉब्स में हो, और इसमें बहुत से नाम है, मुंशी प्रेमचंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने अपनी अपनी जॉब रिजाइन कर दी, छोड़ दी, बच्चों ने स्कूल छोड़ दिए, कॉलेजेस छोड़ दिए। और उसी टाइम पे अब देखो उस टाइम इंडियंस को पढ़ने की भी जरूरत थी ना, तो कौन कौन से कॉलेजेस बने? जामिया मिलिया बना और BHU बना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इंडियंस को पढ़ने के लिए, हाँ, इंडियंस को पढ़ने के लिए भी तो कॉलेज चाहिए, तो उन्होंने अपने लिए कॉलेजेस अपने फाउंडर के तौर पे, जिसमें इंडियन फाउंडर हो और पढ़ाई कैसी हो, जहाँ पे टीचर प्रोफेसर सब क्या हो, इंडियन। इन्होंने ये ऐसे कॉलेजेस ओपन किए और इन्होंने कहा कि जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, आप कोई सरकारी गवर्नमेंट, मतलब आप गवर्नमेंट में काम करो, लॉयर हो या किसी आर्मी में हो, सब क्या कर दो? छोड़ दो, रिजाइन कर दो। ये मूवमेंट काफी सक्सेसफुल रहा। लेकिन 1922 में एक केस हो, वेरी गुड, 1922 में कौन सा केस हो गया? चौरी चौरा नाम का एक केस हो गया, चौरी चौरा कांड जिसे भी कहते हैं। तो चौरी चौरा जो केस हो गया, उसमें क्या हमें पता चला है कि भगवान अहिर, ये 1922 में फेब की बात रहती है, 1922 में जब कोऑपरेशन मूवमेंट वापस भी इसी ईयर लिया गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1922 में वापस लिया गया और 1922 में ही चौरी चौरा केस भी हो। चौरी चौरा केस की वजह से ही गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या किया? वापस ले लिया, क्लोज कर दिया। तो उसमें उन्होंने क्या देखा कि फेब में क्या होता है, भगवान अहिर नाम का एक फौजी रहता है, एक आदमी, वो क्या करता है, जो फौजी रहता है, शराब के दाम बढ़ा दिए जाते हैं। तो वहाँ पे वो एक छोटा सा मूवमेंट निकाला, चौरी चौरा। चौरी चौरा एक जिला है गोरखपुर के पास, वहाँ पे क्या करता है, मूवमेंट निकालता है। और चौरी चौरा मूवमेंट निकाल के आवाज क्यों हो रही है? चौरी चौरा मूवमेंट वो करते हैं और वहाँ चौरी चौरा में शराब के दाम बढ़ाने पे भगवान अहिर एक छोटी सी मार्च निकालता है। उसमें कुछ लोग होते हैं, लेकिन पुलिस उसको क्या कर लेती? पकड़ लेती, पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती। तो आसपास की पब्लिक क्या करती है? पुलिस के पास जाती है और कहती है कि ये मूवमेंट तो एकदम नॉन वायलेंस था, इसमें तो कोई हिंसा हुई नहीं, अहिंसा का मैटर था, आप इनको क्या कर दो? छोड़ दो। लेकिन पुलिस नहीं छोड़ती। जब भीड़ बढ़ जाती है, कहाँ पे?
पुलिस स्टेशन चौरी चौरा जो पुलिस स्टेशन रहता है वहाँ पे जब भीड़ बढ़ जाती है चौरी चौरा चौकी के पास, तो वो लोग क्या करते हैं, हवाई फायर करते हैं पुलिस वाले। तो हवाई फायर में 2-3 गोलियां वहाँ जो पब्लिक खड़ी रहती है लोगों को लगती है और 1-2 की डेथ भी हो जाती है। तो पब्लिक बहुत अग्रेसिव हो जाती है और पब्लिक क्या करती है, चौकी पर अटैक कर देती है, अटैक करती है और अपने सारे लोगों को बाहर निकाल लेती है जबरदस्ती, और उन लोगों को जो पुलिस वाले रहते हैं उनको अंदर बंद करके तेल छिड़क के आग लगा दी जाती है। पूरी चौकी जल जाती है, जिसमें 22 पुलिसकर्मी रहते हैं, उन सबकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब गांधी जी को जब ये बात पता चलती है तो गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लेते हैं, क्लोज कर देते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि हम नॉन वायलेंस से, अहिंसा से आजादी हासिल कर सकते हैं, वायलेंस के साथ नहीं। और गांधी जी को अरेस्ट भी कर लिया जाता है इसी के बाद। अब 1922 हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, 1928 साइमन कमीशन। वेरी गुड। 1928 में क्या हुआ है, साइमन कमीशन होता है, इसे नाम गोरा कमीशन। हाँ वेरी गुड, इसे गोरा कमीशन भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन घुमा फिरा के आते हैं कि गोरा कमीशन से क्या मतलब है, या क्वेश्चन आ जाते हैं कि साइमन कमीशन से क्या मतलब है। ठीक, तो साइमन कमीशन 1928 में आया इंडिया में। साइमन कमीशन किसका, कौन हेड था इसमें, सर जॉन साइमन, सर जॉन साइमन थे, और इसमें कोई भी इंडियन नहीं था। ये कमीशन इंग्लैंड से इंडिया क्यों आया था, इंडिया में रॉलेट एक्ट की से रिलेटेड समीक्षा करने और भी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज चला रही थी ब्रिटिश से रिलेटेड उसकी समीक्षा करने के लिए, मतलब एनालिसिस करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए कि क्या जो रॉलेट एक्ट है, जो पॉलिसीज गवर्नमेंट चला रही है, वो कितना इंडियंस के लिए सही और कितना इंडियंस के लिए गलत है। कुछ बच्चों की आवाज मुझे बहुत आ रही है। ठीक, तो ये सही है या गलत है, इसको लेके ये कमीशन इंडिया आया था एनालिसिस करने के। लेकिन आप बताओ कि इंडिया के लोगों के लिए अगर एनालिसिस है तो उसमें कोई तो इंडियन होना चाहिए, उस पूरी कमीशन में कोई तो एक इंडियन होना चाहिए, लेकिन उसमें कोई भी इंडियन नहीं था। तो लोगों ने कहा कि अगर इसमें एक भी इंडियन नहीं है तो फिर हमारी बात कौन रखे। जब इसमें एक भी इंडियन होता तब तो हम अपनी बात रखते और हम ये मानते कि कमीशन हमारे लिए काम करेगा, लेकिन इसमें तो सारे ब्रिटिशर्स थे, तो इसको क्या नाम दे दिया गया, गोरा कमीशन नाम दे दिया गया। और इसी कमीशन को लेके पूरे इंडिया में काले झंडे दिखाए गए और साइमन गो बैक के नारे लगे, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक। साइमन गो बैक के जो नारे लगे वो किस लिए लगे थे, 1928 में साइमन को इंडिया से वापस भेजने के लिए पूरे ऑल इंडिया इसको काले झंडे भी दिखाए गए, साइमन कमीशन। फिर साइमन कमीशन के बाद अगर हम देखते हैं क्या होता है 1913 में मार्च। हाँ एक सेकेंड, देखो 1913 अब साइमन कमीशन के बाद जो सबसे बड़ा नाम हमें समझ में आता है 1930 में दो चीज होती है, सॉल्ट मार्च, सिविल डिसऑर्डर। एक और चीज होती है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कितनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है, 3। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930, सेकेंड 1931 और थर्ड 1932। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने वाले इंडिया के लीडर कौन है, नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने तीनों में पार्टिसिपेट किया। और गांधी जी ने फकत 1931 जो सेकेंड वाला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है उसमें पार्टिसिपेट किया। वजह क्या थी, क्योंकि 1930 में जब मीटिंग हुई, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, तो उसमें कोई भी कांग्रेसी नहीं था। तो ये कहा गया कि कांग्रेस के बिना भारत की बात करना ऐसे है जैसे बिना राम के रामायण, जैसे बिना राम के रामायण नहीं कंप्लीट होती, वैसे बिना कांग्रेस के इंडिया की कोई बात नहीं की जा सकती। तो 1931 में गांधी जी को क्या किया, बुलाया गया 1931 में गांधी जी गया, लेकिन सिर्फ इन तीनों में गांधी जी 1931 में, तीनों में पार्टिसिपेट करने वाला कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वो है जिन्होंने तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, क्लियर। अब ये 1930 में सॉल्ट मार्च हुई, सिविल डिसऑर्डर। सॉल्ट मार्च क्यों हुई, गांधी जी ने सॉल्ट बनाया, नमक बनाया, और नमक बनाने के बाद उन्होंने नमक कानून तोड़ दिया। अब ये सॉल्ट लॉ क्या, सॉल्ट लॉ क्या था कि कोई भी इंडियन नमक को स्टोर नहीं कर सकता, हाई टैक्सेस थे, और सबसे बड़ी चीज कि सॉल्ट पे टैक्स बढ़ा था। कोई भी इंडियन सॉल्ट बना नहीं सकता, कोई भी इंडियन सॉल्ट स्टोर नहीं कर सकता। ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो उन्होंने कर दी। अब जब स्टोर ही नहीं कर सकते तो बेचो कैसे। तो ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉ इन्होंने बनाया, सॉल्ट लॉ, ये इंडियंस के अगेंस्ट था, क्योंकि देखो सॉल्ट एक बेसिक चीज है और अगर सॉल्ट पे हाई टैक्स लग जाएगा तो हमारी कंडीशन क्या होगी, बहुत बुरी हो जाएगी ना। बेसिक है ये, खाने में कुछ ना डालो लेकिन अगर नमक नहीं रहता तो खाने का टेस्ट नहीं, और सब कुछ डाल दो नमक ना डालो तो कोई मतलब ही नहीं है।
तो इसीलिए सॉल्ट बहुत बेसिक था और अंग्रेजों ने इसी सॉल्ट पे क्या किया, लॉ बना दिया और इस पे टैक्स लगा दिए, कोई स्टोर नहीं कर सकता, कोई इंडियन बना नहीं सकता। अब गांधी जी को जब बात पता चली तो गांधी जी ने सॉल्ट मार्च निकाला। साबरमती हाँ, और गांधी जी ने जब सॉल्ट मार्च निकाला तो साबरमती आश्रम से नर्मदा उन्होंने जाके वहाँ पे क्या किया, सॉल्ट बनाया। सॉल्ट बनाया और सॉल्ट बनाते ही ये लॉ क्या हो गया, टूट गया। ये लॉ टूट गया। गया। हाँ, जब उन्होंने दांडी निकाली थी, दांडी मार्च स्टार्ट की थी तो उसमें 72 फॉलोअर्स थे, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ते गए और उनके साथ पब्लिक बढ़ती। और फिर हमने क्या देखा, 1930 में ही सिविल डिसोबीडियंस, सभी ने अवज्ञा, बहुत बड़ा मूवमेंट था, सभी ने अवज्ञा मूवमेंट स्टार्ट किया गया, लेकिन इसे 1930 में स्टार्ट किया गया, लेकिन 1931 में वापस ले लिया गया। क्यों? क्योंकि 1931 में इंडिया का लॉर्ड कौन था, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन और गांधी के बीच 1931 में एक सेटलमेंट हुआ, समझौता, जिसे दिल्ली सेटलमेंट भी कहते हैं और गांधी इरविन मीटिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो गांधी इरविन मीटिंग जो 1931 में हुई, तो गांधी ने ये प्रस्ताव रखा, गांधी जी ने ये बात रखी कि आप रॉलेट एक्ट वापस ले लो। तो इरविन ने क्या कहा, आप सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट वापस ले लो। पहली इरविन ने बात रखी, इरविन ने फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहा कि आप सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट वापस ले लो। तो गांधी ने कहा इसके बदले आप रॉलेट एक्ट वापस ले लो। तो 1931 में सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट कैंसिल हो गया और 1931 में रॉलेट एक्ट भी हटा दिया। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट सभी ने अवज्ञा आंदोलन था, जिसमें कहा गया था पूरे देश से एक आह्वान किया गया था, एक बात रखी गई थी कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें एक ऐसा स्वराज चाहिए, हमें एक ऐसा नेशन चाहिए जहाँ पे हम अपना रूल करें, हमारा राज हो, ये बात रखी गई थी। और ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था और ये अंग्रेजों के लिए बहुत परेशानी की वजह बन गया था। सोचो एक साल में जिस मूवमेंट ने इतना रंग दिखा दिया, अगर ये मूवमेंट और चलता तो बहुत कुछ हो सकता था। तो तुरंत लॉर्ड इरविन ने यहाँ पे गेम खेला, उसने कहा कि आप आइए, हम दिल्ली में आपसे बात करते हैं। और दिल्ली में बात करने के बाद उसने रॉलेट एक्ट का प्रस्ताव रखा कि ठीक है, रॉलेट एक्ट वापस ले लेते हैं, आप सिविल डिसोबीडिएंट। रॉलेट एक्ट वापस लेना बहुत बड़ी वजह थी, क्योंकि अगर रॉलेट एक्ट वापस न लिया जाता तो कोई भी मूवमेंट नहीं हो सकता। तो 1930 में क्या हुआ, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट वापस हो गया। 1931 में ही रॉलेट एक्ट भी कैंसिल हुआ। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई, 1932 में हुई। और इसी के बाद 1942 में क्या हुआ, 1942 में क्या हुआ, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो। 1942 में जिस मूवमेंट के 5 साल चलने के बाद हमें 1947 में क्या मिली है, आज़ादी मिली है। लेकिन 1932 में एक चीज और हुई है, पूना पैक्ट। तो अब मैं रिवीजन कर लूं जल्दी से। 1917 में क्या हुआ, चंपारण। 1918 में 1919 में खिलाफत। 1920 में और 1920 नॉन कोऑपरेशन। 1922 में वापस ले लिया गया चौरी चौरा। उसके बाद साइमन गो बैक 1928। उसके बाद 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 30, 31 और 32 दांडी और 1930 में ही, और 31 में सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट वापस ले और क्लियर। और 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट।